जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। यह चैनल फिजिक्स सब्जेक्ट के क्लास 10th, 12th और बीएससी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर मैं आपको इस समय बीएससी क्लास का फिजिक्स का थर्ड पेपर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियोज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में बताया था। कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और इंडक्टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम इंड्यूस्ड इंडक्शन या ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, उसके नाम से जानते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया था। यह जानने के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, सर्वप्रथम हम किसी कॉइल की बात करते हैं। कॉइल एक प्रकार की जो है तार, कॉपर वायर या जो है एल्युमिनियम वायर या आयरन वायर को एक सर्कुलर फॉर्म में या ऐसा कहें कि जो है स्फेरिकल फॉर्म में लपेट कर बनाया गया यंत्र होता है, जिसके दोनों सिरों को हम जब किसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं और सिरों को आपस में जोड़कर सर्किट कंप्लीट कर देते हैं और उस सिरों के पास में किसी मैग्नेट को ले आते हैं, मैग्नेट का यन छोर अगर हम इस कुंडली के पास ले आएं तो इस कुंडली में फ्लक्स की चेंजिंग होती है। विद्युत मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह चेंज होता है, यानी बदलता है, जिसके कारण इस कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें करंट का फ्लो होने लगता है। इस खोज को सर्वप्रथम फैराडे ने देखा था और इसके बारे में कुछ नियम भी उन्होंने बनाए। कुंडली में जब हम यह मैग्नेट का एन सिरा जो है लेकर आते हैं, तो कुंडली के जिधर मैग्नेट का एन सिरा होता है उस भाग में एन पोल जनरेट हो जाता है और उसके विपरीत भाग में जो है एस पोल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। अब हम अगर इस मैग्नेट को चलाते नहीं हैं तो कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर हम इस मैग्नेट को जो है मूव कराते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड में मूव कराते हैं, तो कुंडली में जो है फ्लक्स की चेंजिंग होती है और जिसके कारण जो है कुंडली में करंट का फ्लो होता है। अब अगर हम इस कुंडली के पास एन की बजाय एस पोल लेकर आए तो यहाँ पर एन के स्थान पर एस जनरेट होगा और यहाँ पर एस के स्थान पर एन जनरेट हो जाएगा और यह करंट जो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, यह अब इस सर्किट में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी और इस प्रकार से कुंडली में पुनः
एक धारा जनरेट होगी तथा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं। अब अगर हम मैग्नेट का साउथ पोल लेकर आए, मैग्नेट का साउथ पोल, इस कुंडली के पास मैग्नेट का साउथ पोल लाने पर क्या होता है, अभी हमने देखा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाने पे N जनरेट हो रहा था और दूर ले जाने पे S जनरेट हो रहा था। अब S या साउथ पोल लाने पर यहाँ पर S जनरेट होगा और यहाँ पर N जनरेट होगा, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें फिगर C में। अब हम बात करें तो इसमें भी फ्लक्स चेंजिंग तभी होगी जब साउथ पोल या नॉर्थ पोल जो हम ला रहे हैं मैग्नेट का, वह मोशन में हो, यानी मैग्नेट का मोशन में होना कंपलसरी है। जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं, साउथ पोल पास में जनरेट होता और नॉर्थ पोल दूर जनरेट होता। जब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो नॉर्थ पोल पास में जनरेट होता है और साउथ पोल दूर में जनरेट होता है, तथा धारा जो है विपरीत दिशाओं में फ्लो होती है, जिसको आप फिगर 1, फिगर 2 यानी फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी में देख सकते हैं। अब हम बात करें तो इस प्रकार जो हमारे इन कुंडली में धारा और वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो इस प्रकार जनरेट वोल्टेज को हम इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं, तथा कुंडली में फ्लो होने वाली धारा को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की और करंट की, तो अगर हम इस मैग्नेट को जो है स्टॉप करते हैं, यानी इसके मोशन को स्टॉप कर दें, या कुंडली के मोशन को भी हम स्टॉप कर दें, तो यहाँ पर कोई भी फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, यानी d∅b/dt की वैल्यू जो है वह 0 होगी। और इस प्रकार कुंडली में कोई ना तो ईएमएफ जनरेट होगा और ना तो कोई इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। तथा इस प्रकार की फेनोमेना जो फैराडे ने खोजी कि कुंडली में परिवर्तन होता है फ्लक्स चेंजिंग के कारण, इसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत प्रेरण। तथा यहाँ पर जो प्रेरण की वैल्यू होती है उसको इंडक्टेंस नाम दिया गया। अब अगर हम आगे बात करें तो यह चेंजिंग जो अभी हमने देखा मैग्नेट के कारण हो रही थी, उसी प्रकार की चेंजिंग हमको अगर दो कुंडलियों को पास पास में रखें, दो कुंडलियों को हम पास पास में रखें, एक कुंडली को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें और दूसरी कुंडली को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो भी हमको यह फेनोमेना देखने को मिलता है। जब बैटरी से कनेक्ट की गई कुंडली में या कॉइल में करंट बहना स्टार्ट करती है, तो दूसरी वाली कुंडली में फ्लक्स में चेंजिंग होती है। पहले वाली कुंडली में फ्लक्स चेंजिंग के कारण दूसरे वाले कुंडली में फ्लक्स में चेंजिंग होती है, और इस प्रकार दूसरे वाले कुंडली में या कॉइल में भी धारा बहना शुरू हो जाती है। इसको इंड्यूस्ड करंट के नाम से जाना जाता है। जब हम कुंडली में फ्लो होने वाली धारा को कुंजी लगाकर या
स्विच लगाकर रोक देते हैं तो पहले वाले कुंडली में धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे फ्लक्स चेंजिंग नहीं हो पाती। लेकिन दूसरी वाली धारा में जो धारा बह रही थी अभी भी उसके कारण फ्लक्स में चेंजिंग होती है और अब इस कुंडली में अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगता है। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की। तो फैराडे ने इंडक्शन से संबंधित दो नियम दिए, जिसमें से पहला नियम जो है वह फ्लक्स में हुए चेंजिंग के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में है। तो फर्स्ट नियम फैराडे का बताता है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आउट ए सर्किट इज चेंजिंग, बदल रहा है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट whose magnitude is equal to the magnetic rate of change of magnitude of flux. This is known as Newman's law also. कहने का मतलब है कि when the magnetic flux throughout a circuit is changing, जब किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उस सर्किट में सेटअप हो जाता है। whose magnitude is equal to the magnetic rate of change of magnetic flux. कहने का मतलब है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, चेंजिंग में बदलाव होने के कारण प्रोड्यूस होता है, वह बराबर होता है निगेटिव साइन ऑफ डी फाई बाई डी टी के। इसी लॉ को न्यूमैन्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कि किसी कॉइल में जो हमने लिया, इस कॉइल के दोनों सिरों के बीच जो फ्लक्स में चेंजिंग हुई वह डेल्टा फाई बी है और लगने वाला समय डेल्टा टी है, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। दिस इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी वेयर व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यानी जब स्मॉल टाइम चेंजिंग में फ्लक्स चेंजिंग हो तो उसको हम डी फाई बी बाई डी टी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो डी फाई बी बाई डी टी जो है वह एक कॉइल के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है और इसमें फ्लक्स चेंजिंग जो हो रही है उसकी बात करें तो इसको हम डी फाई बी बाई डी टी कहते हैं। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास n कॉइल हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस n डी फाई बी बाई डी टी। यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्लक्स की यूनिट जो होती है, फाई बी की यूनिट वह होती है वेबर, और जो है टाइम जिसको हमने डी टी लिखा, डी फाई बी या डी टी, यहाँ डी का मतलब केवल हमारा स्मॉल वैल्यू ऑफ फाई बी से है। टाइम डी टी की वैल्यू होती है सेकेंड। तो हमको जो है ई की जो वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू मिलती है वह मिलती है वेबर पर सेकेंड।
चूंकि ई जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सर्किट में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसकी एक यूनिट होती है वोल्ट। तो ई की दो यूनिट हमको मिली, एक वेबर पर सेकेंड और दूसरा वोल्ट। अब आगे हम बात करेंगे न्यूमैन्स लॉ की। तो न्यूमैन्स लॉ क्या बताता है? न्यूमैन्स लॉ बताता है कि मान लीजिए यह हमारे पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का एन पोल किसी कॉइल के पास हम ले जाते हैं और उसको मैग्नेट को थोड़ा सा चलाकर दूर रखते हैं कॉइल से। तो कॉइल में जो फ्लक्स चेंजिंग होगी वह बहुत कम होगी और इसके कारण जो फ्लक्स में चेंजिंग कम होगी, इसके कारण हमारे पास जो ईएमएफ जनरेट होगा वह लेस होगा। अब यदि हम इसी मैग्नेट को कॉइल के पास में ले जाएं, तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वह ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स लाइन जो होगी वह ज़्यादा होगी। अब हम अगर न्यूमैन्स लॉ का कंक्लूजन देखें, तो पहला कंक्लूजन जो न्यूमैन्स लॉ का मिलता है हमको, वह बताता है कि व्हेन मैग्नेट इज अवे फ्रॉम कॉइल, यानी जब हमारा मैग्नेट कॉइल से दूर है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इज लेस। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इज लेस। Induced EMF is less. That is means induced EMF is less. दूसरी बात, when the magnet is near the coil, then flux lines are more. अभी हमने पीछे देखा कि जब मैग्नेट हम कॉइल के पास रख रहे थे तो फ्लक्स लाइन में चेंजिंग कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, और अगर दूर रख रहे थे तो कम हो रही थी। तो न्यूमैन्स लॉ कहता है कि अगर कॉइल पास में रहेगी मैग्नेट के तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, और अगर कॉइल दूर रहेगी तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। आगे अगर हम बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वह किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ मैग्नेट। अगर मैग्नेट को हम ज़्यादा तेज़ी से कॉइल के पास ले आएंगे तो फ्लक्स चेंजिंग में उतना ही तेज़ी से बदलाव होगा, यानी डेल्टा टी में जो चेंजिंग होगी वह बहुत कम होगी, और इसके कारण जो है ई जो है वह ज़्यादा होगा। और आगे न्यूमैन्स लॉ बताता है नंबर पॉइंट 4 कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट की डायरेक्शन है वह कॉइल से कितना डायरेक्शन पीछे हमने सर्किट में देखा था कि जो हमारी सर्किट थी, यानी जो कॉइल थी, इस कॉइल में मैग्नेट को पास लाने पे करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर थी, और जब हम मैग्नेट से दूर ले जा रहे थे तो डायरेक्शन जो है
वह ऊपर की हो जा रही थी। तो न्यूमैन्स लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट। नंबर 5, इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो फ्रॉम व्हेन द एनीवन फ्रॉम द कॉइल और द मैग्नेट मूव्स। कहने का मतलब है या तो मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, दोनों में से कोई मूव करे या दोनों मूव करें तो भी फ्लक्स में चेंजिंग होती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। पॉइंट नंबर 6, व्हेन कॉइल इज ओपन सर्किट। अगर हम कॉइल को ओपन सर्किट में रखें, यानी कि सिर्फ हमारे पास कॉइल हो, इसको गैल्वेनोमीटर या किसी चीज से कनेक्ट ना करें, तो भी कॉइल में फ्लक्स चेंजिंग जो होगी वह मैग्नेट के लाने पे प्रोड्यूस होगी। लेकिन इस केस में तो ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, वह सेटअप होगा, लेकिन इंड्यूस्ड करंट जो है वह सेटअप नहीं होगी। ये हमारा न्यूमैन्स लॉ या फैराडे का फर्स्ट लॉ था। फैराडे का सेकंड लॉ की बात करें तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन एनी सर्किट इज सच एज टू अपोज द काज ऑफ द प्रोड्यूस्ड इट इज ऑल्सो नोन एज लेंज लॉ। कहने का मतलब है लेंज लॉ या फैराडेज सेकंड लॉ, दोनों एक ही हैं। फैराडेज का सेकंड लॉ या जिसको हम लेंज लॉ भी कहते हैं, यह बताता है कि किसी सर्किट में प्रोड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेटअप होता है वह हमेशा अपने उस कारण का, जिसके कारण वह प्रोड्यूस हो रहा है, उसका अपोज करता है। यही फैराडे का सेकंड लॉ है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को हम फैराडे के सेकंड लॉ को लेफ्ट राइट हैंड रूल के द्वारा देख सकते हैं। फैराडे का राइट हैंड रूल बताता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर को, जिसमें से हमारा इंडेक्स फिंगर जो है उसको मैग्नेट की दिशा में रखें और मोशन ऑफ कंडक्टर को जो है अंगूठे की दिशा में रखें, यानी अंगूठे को मोशन ऑफ करंट की डायरेक्शन में रखें, तो प्रोड्यूस्ड होने वाली इंड्यूस्ड करंट जो है वह रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में होगी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि फैराडे का राइट हैंड रूल क्या है। फैराडे का राइट हैंड रूल बताता है कि यदि हम अपनी थंब को मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में रखें और अपनी इंडेक्स फिंगर को जो है मैग्नेट की डायरेक्शन में रखें, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेट जो है मूव हो रहा है उसकी फील्ड की डायरेक्शन में रखें, तो प्रोड्यूस होने वाली करंट जो है वह जो है मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में होगी। और ये तीनों प्रोड्यूस्ड होने वाली करंट और मोशन ऑफ कंडक्टर और प्रोड्यूस होने वाली करंट I, मोशन ऑफ कंडक्टर J और मैग्नेट K, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। आगे हम बात करेंगे
इंडक्टेंस की, जो कि अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। थैंक यू वेरी मच।